हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन निंजा प्रेप फिजिक्स, जहां पर आपको जेई नीट फिजिक्स की बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो इस सीरीज का अभी तक हम एक लेक्चर कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर वो लोग इस लेक्चर को उतना ही एंजॉय करेंगे जितना कि इस लेक्चर को करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है, अ बॉब एज इज हैंगिंग ओवर अ पुली इनसाइड अ कार थ्रो अ स्ट्रिंग। ठीक है, एक बॉब है जो एक पुली से हैंग कर रहा है एक कार के अंदर। द सेकेंड एज ऑफ द स्ट्रिंग, जो रस्सी है उसका दूसरा हिस्सा एक आदमी ने पकड़ा हुआ है, उसी कार के अंदर बैठा हुआ है और कार एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ जा रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसका, जैसा कि चित्र में दिखाया है, डायग्राम में दिखाया है। और जो उसका एक्सेलरेशन ए है और जो आदमी उस बॉब को खींच रहा है नीचे, वर्टिकल एक्सेलरेशन दिया हुआ है उसके लिए कितना है ए। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन कितनी आएगी, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, इसको हम करेंगे कौन सी अप्रोच से, इनर्शियल फ्रेम की अप्रोच से, यानी कि शूडो फोर्स हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यदि हम शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो इसका मतलब, यदि ट्रॉली के अंदर हम एक आदमी को बिठा दें, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर जो है, ये ऑब्जर्वर बैठ गया ट्रॉली के अंदर, ये ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर अगर ट्रॉली के अंदर बैठ गया तो बॉब के ऊपर एक शूडो फोर्स लगेगा, किधर की तरफ, पीछे की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो ट्रॉली के यानी कि कार के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, लेट कंसीडर ऑब्जर्वर इज सिटिंग इन कार। तो वो कार के अंदर बैठा है तो उसको एक शूडो फोर्स दिखेगा जो कि पीछे की तरफ लगेगा, यानी कि एक्सिलरेशन जहां कार का है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो शूडो फोर्स रहेगा, यानी कि आभासी बल, छदम बल, तो उसको लिख देता हूं मैं एफ से, तो वो किसके बराबर होगा, एम ए, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अब हम बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना लेते हैं, हम बना लेते हैं बॉब का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉब। तो बॉब का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये बॉब हो गया, इसका जो मास है वो जाएगा नीचे की तरफ, mg। अच्छा, टेंशन लग रही है किसी एंगल पर, ये टेंशन हो गया, और ये वर्टिकल के साथ किस एंगल पर है, थीटा पर है। शूडो फोर्स लग गया इस पर किधर की तरफ, पीछे की तरफ। तो यहाँ पर शूडो फोर्स हो गया, ये हो गया शूडो फोर्स, और ये कितना हो गया, ये हो गया ma हो गया। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें लग रही हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो टेंशन है यहाँ से एंगल थीटा बना रही है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल भी होगा थीटा। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और यहाँ पर एक कंपोनेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इनको बराबर कर देंगे, यानी कि बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कर देंगे तो क्या बनेगा टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, और एक बनेगा टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। तो इसको लिख देता हूँ मैं फर्स्ट और इसको लिख देता हूँ मैं सेकंड। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा टेन थीटा और ये बनेगा ए बाय जी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई ए बाय जी। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं, क्योंकि ये टेन थीटा में आया है। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूँ, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये थीटा है, ये ए है, ये जी आ गया, तो ये वाली वैल्यू जो है हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के। ये वाली बात समझ में आ गई कैसे लिखा मैंने भाई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो अगर ये हाइपोटेन्यूस है एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये बराबर किसके हो गया, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और एच यानी कि हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे साइन थीटा की और कॉस थीटा की। तो साइन थीटा जो है वो किसके बराबर हो गया, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और जो कॉस थीटा हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया जी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब जो मैन है यानी कि जो आदमी है वो उसको वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ खींच रहा है,
किसको? उस बॉब को। तो वर्टिकल डायरेक्शन में खींच रहा है नीचे की तरफ ए में, तो यानी कि रस्सी को जो एक्सेलरेशन मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है? ए एक्सेलरेशन मिला हुआ है। तो इस एंड को दूसरे एंड की तरफ देखूं तो यहाँ पर जहाँ पर बॉब लटका हुआ है जिसका मास है m, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ ये किस एंगल पर है? थीटा पर है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर दे दूं तो ये कितना हो जाएगा? a cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर टेंशन थी तो टेंशन का कंपोनेंट कितना आ जाएगा? टेंशन का कंपोनेंट आ जाएगा t cos थीटा। ठीक है, और नीचे कितना चला जाएगा? नीचे चला जाएगा mg। अब यहाँ पर हम लगा लेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ आप लगाओगे तो क्या बनेगा? ma cos थीटा इक्वल्स टू t cos थीटा और माइनस mg, ये बन गया। अब यहाँ हमें किसकी वैल्यू रखनी है? cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो cos थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखा जाएगा? g ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा जाएगा? t इंटू जी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एम जी। तो क्या हो जाएगा? सब जगह जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये जी ये जी ये जी सब जगह से क्या हो गए? कट गए, है ना। तो ए ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर से इसको क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा एम ए, ये बनेगा टी, और यहाँ क्या बन जाएगा? एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो टेंशन जो है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा एम ए प्लस एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये क्या आ गई? ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ गई। ठीक है, तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आया होगा, और इन केस यदि कोई डाउट है आपको इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए। जैसे ही मैं इसे देखूंगा मैं इसका हैंड टू हैंड रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला है 20 kg ब्लॉक B इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ कोड अटैच्ड टू अ 40 kg कार्ट A। ठीक है, तो एक कार्ट है, जो कार्ट है उसका जो वे मास है वो 40 है और ब्लॉक जो है उसका मास है 20। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन केसेस 1 एंड 2। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, और हमें इन दोनों का रेशियो बताना है। तो पहले फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट तो फर्स्ट केस के फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं किसका? ब्लॉक का। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कार्ट बना लेते हैं पहले, ऑफ कार्ट। तो कार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये ए पॉइंट है, ए पर नीचे की तरफ जा रहा है इसका खुद का वेट, तो ये 40 इंटू जी हो गया, और जिस सरफेस पर रखा है वो इसको नॉर्मल रिएक्शन देगी, तो ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन हो गई n 1 लिख देता हूँ इसको। अब इससे एक पुली है, पुली लटकी हुई है ना, ये यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ इसको। ये एक इससे पुली लटकी हुई है, तो ये पुली इस तरह से अटैच्ड है इससे, यूँ। तो एक पुली की जो टेंशन होगी वो ऐसे होगी और एक ऐसे होगी, टेंशन ये होगी। तो यानी कि इस पर एक टेंशन नीचे आ रही है और एक टेंशन इधर लग रही है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया इस पर, और एक जो ब्लॉक है वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो ब्लॉक के नॉर्मल रिएक्शन को लिख देता हूँ मैं कितना? NB, ऐसे लिख देता हूँ। कितना हो गया? ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन हो गया NB, और इसका पूरे का एक्सेलरेशन है इधर की तरफ, मान लेते हैं ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया ये A। ठीक है, और क्या निकल रहा है हम यहाँ से एक टेंशन, ये जो पुली है ये वाली टेंशन लगा रही है इस पर, तो इसको मैं दिखा देता हूँ इधर। तो ये टेंशन हो गई T, और डाउनवर्ड टेंशन है उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो एक टेंशन हो गई इस पर ये। इसके अलावा कुछ और है इसमें? इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ से इस कार्ट के लिए जब मैं इक्वेशन लिखूँगा तो कार्ट के लिए एक्सेलरेशन अगर मैं इस डायरेक्शन में ले लेता हूँ ये, तो क्या लिखा जाएगा? न्यूटन सेकेंड लॉ से ये लिखा जाएगा 40A इक्वल्स टू T और माइनस NB। ये कोई इक्वेशन फर्स्ट, T माइनस NB। ठीक है, ये तो हो गया किसका? कार्ट का FBD। अब FBD बना लेंगे हम किसका? अब बना लेंगे ब्लॉक का। तो FBD ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक का FBD बनाओगे जब, तो ब्लॉक पर क्या होगा? ये ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक का खुद का वेट नीचे कितना है? 20, तो ये हो जाएगा 20G। ऊपर की तरफ टेंशन ये कितनी हो जाएगी? T। अब ब्लॉक पर दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो जो कार्ट जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो वाला एक्सेलरेशन इस पर लगेगा ही लगेगा, तो एक एक्सेलरेशन तो रहेगा इस पर, ये यहाँ पर इसकी वजह से MA फोर्स आएगा। अच्छा, जो कार्ट है
उस पर ब्लॉक लगा रहा है रिएक्शन NB, तो जो कार्ट है वो भी ब्लॉक पर रिएक्शन लगाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, NB हो जाएगा। इसके अलावा इस पर कोई है नहीं है। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ होगा, ये हो गया A। तो जब हम इसके FBD को कंसीडर करके डायग्राम बनाएंगे या इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, NB इक्वल्स टू 20A। तो एक तो इक्वेशन ये बनेगी, और एक इक्वेशन क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी 20G माइनस T इक्वल्स टू 20A। एक इक्वेशन ये बन गई। तो हमारे पास कुल मिलाकर कितनी इक्वेशन हो गई, 3 इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड का यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का कर लेते हैं पहले, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें क्या लिखा है, 40A इक्वल्स टू T माइनस NB। तो 40A इक्वल्स टू T माइनस NB, NB की वैल्यू कितनी है, 20A है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 60A इक्वल्स टू T। तो T की वैल्यू हो गई कितनी, 60A। अब ये T की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे कहाँ पर, 3 में। तो 3 में सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, 20G माइनस 60A हो गया। तो ये हो गया कितना, 60A, और ये हो गया 20A। तो यहाँ से कितना बनेगा, 20G इक्वल्स टू 80A। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी हो गई, 20G अपॉन 80, यानी कि ये कितना हो गया, G/4। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो आया वो कितना आया, A बराबर कितना आ गया, G/4। हमें एक्सेलरेशन का जो रेशो निकालना है वो ब्लॉक का निकालना है। तो ब्लॉक यहाँ पर जो है उसके पास 2 एक्सेलरेशन थे, एक तो इस डायरेक्शन में और एक था इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वो इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो AR किसके बराबर हो जाएगा, A√2 के। और A की वैल्यू हमें पहले ही पता है कितनी है, A की वैल्यू है G/4। तो ये हो जाएगा G/4 √2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हो आप कितना, 2 × 2। तो ये हो जाएगा A/G2√2। तो ये तो आ गया पहले केस में एक्सेलरेशन। अब सेकंड केस में हमें निकालना है, तो यहाँ लिख लेंगे केस सेकंड। केस सेकंड, तो केस सेकंड का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं ब्लॉक का। तो ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम रहेगा वो क्या रहेगा, ब्लॉक का जो मास जाएगा नीचे यानी कि 20G, टेंशन आएगा ऊपर की तरफ ये T, और इसका एक्सेलरेशन ये नीचे की तरफ A आ गया। ठीक है, ये तो हो गया ब्लॉक के केस में। तो यहाँ से इक्वेशन क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे आप 20G माइनस T इक्वल्स टू 20A। और फिर उसके बाद बना लो कार्ट का। तो कार्ट का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, ब्लॉक A का बना दो। तो ये हो गया ब्लॉक A, ये B था है ना, ये हो गया A कार्ट यानी कि, और इसका वेट किधर जाएगा, 40G नीचे, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, इससे हमें कोई मतलब होगा नहीं खास। नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो गई, N1 लिख लो इसको। और टेंशन जो लगेगी, टेंशन दिखाई, ये टेंशन है, तो एक टेंशन ऊपर एक टेंशन नीचे। तो टेंशन जो इस पर लगेगी ये टेंशन हो गई, ये टेंशन हो गई, और एक टेंशन ये हो गई। अब इसका एक्सेलरेशन जो है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है A, तो इक्वेशन हम क्या लिख देंगे, T इक्वल्स टू 40A। ठीक है, तो T इक्वल्स टू 40A आ गया। तो T इक्वल्स टू 40A हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये बनेगा 20G माइनस 40A इक्वल्स टू 20A। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 20G इक्वल्स टू 60A। तो हमें तो चाहिए A की वैल्यू, तो इसको मैं A लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 20/60, और ये G रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा G/3। अब हमारे पास दोनों एक्सेलरेशन आ गए, तो हमें रेशो निकालना है AR1/A का। तो ये कितना है, ये है G/2√2, और ये कितना है, ये है G/3 है यहाँ से। तो ये G से G कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, 3/2√2 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, G/3√2, 2√2 सॉरी। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक मिनट रुको, ये हो गया क्वेश्चन, फिर ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड पुली of mass m supports a block of mass m as shown in the figure. The force on the pulley by clamp is given by। देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमें पुली का मास भी दिया गया है। तो पुली का मास भी दिया गया है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओ पुली का,
तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, पुली एफबीडी अगर आप बनाओगे तो वो कैसा बनेगा, ये पुली हो गई। अब इस पुली का जो वेट जाएगा नीचे जाएगा, कितना हो गया mg। पुली पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक हो गया ये टेंशन और एक हो गया ये टेंशन, ठीक है, ये टेंशन हो गया। तो ये तो हो गया पुली का एफबीडी। अब एफबीडी बनाओ आप किसका, ब्लॉक का। तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक का जब एफबीडी बनाओगे तो उसमें ये मास हो गया इसका, ये नीचे की तरफ कैपिटल mg और ऊपर की तरफ हो गया टेंशन। तो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि जो टेंशन है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल mg के बराबर हो गया। तो टेंशन कैपिटल mg के बराबर हो गया, इसका मतलब जो ये टेंशन है, इस टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई mg और यहाँ पर भी कितना हो गया mg। तो पुली का वापस से अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो पुली पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुल जो वेट लग गया वो कितना लग गया, वो लग गया mg प्लस टी, और t जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल mg के, तो ये हो जाएगा mg प्लस कैपिटल mg। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो t है, तो वो t किसके बराबर है, कैपिटल mg। तो इन दोनों, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो इनका रिजल्टेंट जाएगा कुछ ऐसे। तो रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा पुली पर वो कितना लगेगा, Fr बराबर अंडर रूट इस फोर्स का स्क्वायर प्लस इस फोर्स का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का कॉस एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि कॉस 90 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करोगे, g कॉमन आ गया तो ये बनेगा m प्लस स्मॉल m स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। तो कॉमन कितना आ जाएगा, इसमें से g बाहर आ जाएगा, ये g बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में कितना रह जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, कैपिटल M का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इस पुली पर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि दो स्मूथ सिलेंड्रिकल बार्स हैं और जिनका वेट बराबर है, और सबका वेट कितना है, W है, और एक दूसरे के आसपास रखी हुई है, बगल में रखी हुई हैं, ठीक है। और अ सिमिलर थर्ड बार, और इनके ऊपर एक तीसरी उन्हीं की तरह की बार को रख दिया गया जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स उन पर कितना लगेगा ताकि वो उसी पोजीशन में रहे। तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लें। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा, जैसे एक ब्लॉक को पकड़ ले, एक बार को पकड़ लिया ये वाली को, तो क्या होगा, देखो इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, इस वाली बार को, ये तो ये दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि सेम है, सबके जो आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन मान लो इस पर कितनी आ गई, n आ गई, तो इधर से भी आएगी इस वाली बार की, तो इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई, n आ गई, ये आ गई। सिमिलरली यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन रहेगी, यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन रहेगी, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, यानी कि समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो अब मैं इस ऊपर वाले बार को ले लूँ, तो ऊपर वाली बार को लिया मैंने, तो इस पर क्या आ रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ रही है और एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ रही है, ये आ रही है, ये भी n और ये भी n, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ से अब एक अगर परपेंडिकुलर डाल दूँ ऐसे, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये 30 डिग्री का, और ये एंगल भी कितना बचेगा, ये भी 30 डिग्री का बचेगा। और इस ब्लॉक जो ये वाली बार है इसका वेट जाएगा W नीचे की तरफ, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो ये भी कितना आएगा, n cos 30 डिग्री, और इसकी वजह से भी कितना आएगा, n cos 30 डिग्री। तो बैलेंसिंग इक्वेशन क्या बनेगी, बैलेंसिंग इक्वेशन 2n cos 30 डिग्री इक्वल्स टू W। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री √3/2 और इक्वल्स टू W। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई W/√3, ये आ गई n की वैल्यू। अब कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक बार के लिए इक्वेशन बना लेंगे, तो हम ले लेते हैं ये वाली बार, कोई एक नंबर वाली बार ले लो, तो एक नंबर वाली बार ले ली, तो इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है ऐसे F, ठीक है, इसका खुद का वेट जाएगा नीचे W, उससे हमें कोई मतलब होगा नहीं। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो जिस फर्श पर, जिस सरफेस पर रखा है, लेट सपोज वो n1 है, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से भी आ रहा है इस ब्लॉक से भी, तो ये भी आ गया एक नॉर्मल रिएक्शन, और ये किस एंगल पर होगा, यहाँ से ये होगा 60 डिग्री पर, ठीक।
तो इसको लिखा n। तो अब इसके लिए अगर इक्वेशन लिखूँ तो क्या लिखी जाएगी, f बराबर ये क्या लिखा जाएगा, n cos 60 डिग्री। कितना लिखा जाएगा, n cos 60 डिग्री। अब f n की जो वैल्यू है वो कितनी है, w/√3 और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ से हमारे पास जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा w/2√3 आ जाएगा। यानी कि इतना हॉरिजेंटल फोर्स इस बार पर लगाना पड़ेगा जिससे कि ये अपनी हॉरिजेंटल पोजीशन में रह सके। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है 2 ब्लॉक्स ऑफ मास m1 इक्वल्स टू 20 kg एंड m2 इक्वल्स टू 12 kg आर कनेक्टेड बाय अ मेटल रॉड। दोनों को एक मेटल रॉड से कनेक्ट किया है ऑफ मास 8 kg। इस मेटल रॉड का जो मास है वो 8 किलोग्राम है। सिस्टम इज पुल्ड वर्टिकली, सिस्टम को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 480 न्यूटन। 480 न्यूटन का इस पर फोर्स लग रहा है। तो टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। तो सबसे पहले तो हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या करोगे, अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख देता हूँ ए से। अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है, 480 न्यूटन है। और टोटल जो मास हो जाएगा, टोटल मास कितना है, टोटल मास हो जाएगा m1 प्लस m2 और प्लस किसका मास, रॉड का मास। तो ये हो जाएगा 480 अपॉन m1 कितना है 20 और 12, एक है 20 एक है 12 और एक है कितना 8 प्लस 8। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 480 डिवाइड बाई ये कितना आ गया, 12 8 20 20 20 40। तो इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 ख़त्म, ये आ जाएगा 12, 12 चौक 48, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया इसका। इसके बाद हमें एक्सेलरेशन टेंशन बतानी है एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। तो मिड पॉइंट ऑफ द रॉड का मतलब ये हो गया, एक मिनट ये बना लेता हूँ वापस। तो मिड पॉइंट ऑफ द रॉड का मतलब ये हो गया। तो इसके नीचे नीचे की हमें टेंशन चाहिए। तो इसके नीचे नीचे की टेंशन कैसे निकालोगे, ये यहाँ के नीचे का पॉइंट ले लो। तो एक तो मास ये हो गया, ये मास कितना जा रहा है नीचे की तरफ, ये जा रहा है m2 और यहाँ पर इस रॉड का मास होगा, इस रॉड का मास आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा m/2। तो टेंशन जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी m2 प्लस m/2 और इंटू ए। m2 जो है m2 की वैल्यू कितनी है 12 और ये कितना हो जाएगा 8/2 और इंटू 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया 16 इंटू 12। तो 16 इंटू 12 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 इंटू 16 मीटर को। तो ये आ जाएगा कितना 192। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 192 न्यूटन। तो जो मिड पॉइंट पर टेंशन लगेगा वो कितना लगेगा, 192 न्यूटन लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, 192 न्यूटन लगेगा। चलो साहब अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है a uniform sphere of weight W and radius 5 centimeter is being held by a string as shown in figure. The tension in the string will be। देखो भाई, तो हम इस डायग्राम को एक बार दोबारा बना लेते हैं। तो ये हमारे पास वॉल है और यहाँ से स्पेयर लगा हुआ है, ऐसे ये स्पेयर लगा हुआ है। ठीक, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। ये जो वायर है ये ऐसे आ रहा है, यहाँ तक इसकी लेंथ है कितनी, 8 सेंटीमीटर। यहाँ से मिला दो इसको, मैं दूसरे पेन से मिला देता हूँ। तो ये मिला दिया यहाँ से, तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। 8 और 5 टोटल कितना हो गया, ये हो गया 13 सेंटीमीटर का हो गया। इसको नाम दे देता हूँ मैं, ये O, ये A और ये B और ये एंगल मान लेता हूँ मैं कितना, थीटा। पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज़ करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो PQ है, क्या PQ, एक मिनट को, ये BO हो गया,
बी ओ, ये ए हो गया और ये ए बी हो गया। तो बी ओ हो गया 13 सेंटीमीटर और ए ओ ये कितना हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए ए बी बराबर पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज़ किया। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा बी ओ स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू बी ओ स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169 और ये 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। तो ये ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, 4 1। तो यानी कि ए बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12। तो ए बी आ गया हमारे पास कितना 12 आ गया ए बी। अब टेंशन हमें चाहिए, तो क्या टेंशन कैसे निकालेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हो तो टेंशन इस रस्सी के अंदर रहेगा, इस रस्सी के अंदर रहेगा टेंशन टी, ठीक है। और जो इसका वेट जाएगा वो किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। तो इस पेयर का जो वेट जाएगा, इस पेयर का वेट ये देख लो, ये तो इस पेयर का वेट गया डब्लू नीचे की तरफ और टेंशन इसमें ऐसे आ रहा है, ये टेंशन आ रहा है। तो अब एंगल की बात कर ले, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। भाई ये थीटा है तो ये कितना होगा 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो इसको बैलेंस करेगा वो ये वाला फोर्स होगा। तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो टी कॉस नहीं साइन, सॉरी टी साइन लिख देता हूँ मैं, एक मिनट को, यहाँ पर कितना हो जाएगा टी साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया कॉस, तो ये हो गया टी कॉस थीटा। तो दोनों का बैलेंस कर दो, दोनों को बैलेंस करोगे तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल्स टू डब्लू। तो हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, टेंशन की। तो टेंशन कितना हो जाएगा डब्लू अपॉन कॉस थीटा। अच्छा जी, अब कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे, जो कॉस थीटा है यहाँ पर इस ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग कॉस थीटा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस जो है वो कितना हो गया 12 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13। तो ये आ गया 12/13। तो यहाँ से वैल्यू रखो तो डब्लू अपॉन ये आ गया 12 और 13 ऊपर पहुँच जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 13/12 डब्लू। तो ये हमारे पास आंसर होगा, ये गलत लिखा हुआ है इधर। तो 13/12 डब्लू ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस is pulled at one end by force F. What is the tension in the rope at the distance L from the one end where the force is applied? देखो, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना लो रस्सी को। तो ये बना ली हमने रस्सी और रस्सी की लेंथ ले लो कैपिटल L लेंथ है, ये फोर्स लग रहा है F। अब क्वेश्चन में बोला है कि जिस एंड पर फोर्स लग रहा है वहाँ से स्मॉल लेंथ पर हमें टेंशन बतानी है। तो ये अगर स्मॉल लेंथ हो गई तो ये कितनी होगी कैपिटल L माइनस स्मॉल l। इनको अलग अलग कर लो, इनको अलग अलग कर लोगे तो ये जो लेंथ है ये टुकड़ा कितने का आ गया, ये आ गया L माइनस L का। और यहाँ पर टेंशन हमें बतानी है। तो ये जो बचा टुकड़ा है ये कितने का हुआ, ये हो गया किसका बचा हुआ टुकड़ा L लेंथ का और ये फोर्स हो गई कितनी F। तो यहाँ पर टेंशन आ गई कितनी T। एक्सेलरेशन ये A हो गया, ये एक्सेलरेशन भी कितना हो गया A हो गया। तो सबसे पहले तो मास कंसीडर कर लो रोप का। तो लेट मास ऑफ रोप, तो मास ऑफ रोप हो गया M। तो ये L लेंथ के लिए है ना, तो ये L लेंथ के लिए और हमें चाहिएगा स्मॉल l के लिए और L माइनस L के लिए। तो L लेंथ के लिए जो मास है वो कितना है M है, तो 1 के लिए कितना होगा वो होगा M/L। तो L माइनस L लेंथ के लिए जो मास होगा वो कितना होगा, वो होगा M/L और L माइनस L, इसको लिख दिया मैंने M1, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये चीज़ समझ नहीं की इसमें। सिमिलरली
स्मॉल एल जो लेंथ होगी उसके लिए मास m2 अगर होगा तो वो कितना होगा, m अपॉन कैपिटल L इंटू स्मॉल एल। तो ये किसके लिए हो गया, ये स्मॉल एल लेंथ के लिए हो गया। तो अब हम इनके फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ से बना ही लिए। अब हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं न्यूटन्स लॉ से। तो पहले इसके लिए लिखूँ, तो इसके लिए लिखूँगा तो क्या लिखा जाएगा, T इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास m1 है इंटू एक्सेलरेशन, और m1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, कैपिटल M अपॉन L, L माइनस एल इंटू ए। तो ये तो हो गया किसके लिए, L माइनस एल लेंथ टुकड़े के लिए। और किसके लिए चाहिए अब, स्मॉल एल टुकड़े के लिए, तो यानी कि इसके लिए। तो इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी F माइनस टी इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन L और इंटू L इंटू ए। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे फर्स्ट को सेकंड से। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो फर्स्ट को जब सेकंड से डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा, F माइनस टी अपॉन टी इक्वल्स टू L अपॉन L माइनस L, और इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई अब। तो ये बन जाएगा क्या, F माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो F इंटू L माइनस L माइनस टी L माइनस L और इक्वल्स टू टी एल। अब क्या करना है, T वाले एक साइड और F वाले एक साइड। तो T वाले एक साइड F L माइनस L, ये हो जाएगा कितना TL, और ये उधर जाएगा तो माइनस TL, ये प्लस का TL। तो ये ख़त्म, तो यहाँ से बचेगा कितना TL। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें टेंशन की वैल्यू चाहिए। तो टेंशन कितनी हो जाएगी, कैपिटल L माइनस स्मॉल l, और अपॉन में ये कितना आ जाएगा, कैपिटल L। फर्दर इसको सॉल्व करके लिख सकते हो 1 माइनस L अपॉन L। तो इतनी टेंशन आ जाएगी उस पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो होपफुली ये जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे। इन केस यदि कोई डाउट है, कुछ कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के भेजिए। जैसे ही मैं आपके क्वेश्चंस को देखूंगा, जैसे ही मैं आपके डाउट्स को देखूंगा तो मैं तुरंत इनका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हो गया, ये ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ स्मूथ रिंग P ऑफ मास M कैन स्लाइड ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजेंटल रॉड। एक हॉरिजेंटल रॉड पर ये क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। अ स्ट्रिंग टाइड टू द रिंग passes over a fixed pulley and carries a block Q of mass m by 2 as shown in the figure. At instant the string between the ring and pulley makes an angle, ठीक है, 60 डिग्री with the rod, the initial acceleration of the ring। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, मान लो कि जो ये रॉड है जिस पर जो रिंग है वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है, यानी कि स्लाइड कर रही है। तो इस डायरेक्शन में इसका इनिशियल हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन मान लो a। लेट एक्सेलरेशन ऑफ रिंग कितना हो गया, a हो गया। तो ये a इस डायरेक्शन में है, तो ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर इसका एक्सेलरेशन कितना जाएगा, इसका कंपोनेंट कर दो, कितना जाएगा, ये जाएगा a cos 60 डिग्री। तो पूरी स्ट्रिंग क्योंकि मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है तो नीचे तक जो एक्सेलरेशन है वो कितना रहेगा, वो रहेगा a cos 60 डिग्री, ठीक है। तो अब दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो पहले तो किसका फ्री बॉडी डायग्राम, Q का। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ Q, तो Q का जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसका जो वेट जाएगा वो m/2 g नीचे, टेंशन जो आएगी ऊपर की तरफ, और जो इसका एक्सेलरेशन है a cos 60 डिग्री वो नीचे की तरफ रहेगा। तो इसको यूज़ करते हुए जब आप इक्वेशन लिखोगे न्यूटन से, तो क्या लिखोगे, वो इक्वेशन लिखोगे आप m/2 g माइनस टी इक्वल्स टू m/2 a और cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू होती है कितनी, 1/2। तो ये हो जाएगा m/2 g माइनस टी इक्वल्स टू m/2, और ये भी हो जाएगा 1/2। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये बन जाएगा mg माइनस 2t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 कर दो इसको, और ये हो जाएगा कितना m, ठीक है। और a तो रहेगा ही साथ में a, ma, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम जो इक्वेशन है वो किसके लिए बना लेंगे, वो यहाँ पर इस रस्सी के लिए बना लेंगे, ठीक है। देखो अब कैसे बनाएंगे, यहीं लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये एक एंगल पर है, तो जो टेंशन होगी, टेंशन
इस रस्सी में जो टेंशन जा रही होगी वो कैसे लिखेंगे, उसको देखो कैसे लिखोगे, ये टी है यहाँ पर, ये रिंग के लिए मैं बनाऊँ, इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ए, तो यहाँ से इसमें टेंशन आ रही है ये, तो ये टेंशन टी है जो किस एंगल पर है, 60 पर है। तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा, इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा टी कॉस 60 डिग्री, और ये टी कॉस 60 डिग्री क्या करेगा, इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। तो टी कॉस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा किसके, एम ए के, ठीक है, टी कॉस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा एम ए के। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो टी इंटू 1/2 इक्वल्स टू एम ए, ये हो गया। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2ma अगेन, तो ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को एक बार लिख लेते हैं हम वापस से नेक्स्ट पेज पर। तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 2mg माइनस 4t इक्वल्स टू 2ma, 2ma नहीं है, ma है खाली, ma, ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी। और इक्वेशन सेकंड क्या थी, वो थी t इक्वल्स टू 2ma। अब फर्स्ट एंड सेकंड का यूज़ करें, यानी कि t की वैल्यू को यहाँ पर रख दे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड का आप यूज़ करते हो तो क्या लिखा जाएगा, 2mg माइनस 4, ये कितना हो गया 2ma, और ये कितना हो गया ma, तो यहाँ से बना 2mg, ये बन गया कितना 8ma, और ये हो गया ma, तो ये हो गया 2mg इक्वल्स टू 9ma, और फर्दर सॉल्व किया तो m से m कैंसिल, तो a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2g/9, 2g/9, तो ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, 2g/9 क्या हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, होपफुली ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए आप लोगों को समझ में आए होंगे। इनमें किसी भी तरह का कोई अगर डाउट है, अगर कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं जैसे ही उन्हें दूंगा मैं वैसे ही उसका हैंड टू हैंड रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। इसके पहले हम इसका एक लेक्चर और कर चुके हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड आई एम श्योर जिस तरह से आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं उस लेक्चर को भी इसी तरह से एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।